दोस्तों फिर से राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी 16वीं पुतली चंद्रजोत वहां प्रकट होती है। चंद्रजोत राजा भोज को रोकती है और साथ ही उन्हें राजा विक्रमादित्य के गुरु से जुड़ी एक कहानी सुनाती है। दोस्तों जो इस प्रकार है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य में एक यज्ञ कराने का सोचा। वह उस यज्ञ में चंद्रदेव को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन वह इस सोच में पड़ गए कि आखिर चंद्रदेव को बुलाने कौन जाएगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने इस काम के लिए अपने महामंत्री को चुना। राजा ने महामंत्री को अपने पास बुलाया और अपने विचार प्रकट किए। तभी एक नौकर दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा। नौकर को देखकर महामंत्री उसके पास गए। नौकर ने उनके कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद महामंत्री दुखी हो गए और राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। महामंत्री के यूं अचानक जाने से राजा को लगा कि कुछ परेशानी की बात जरूर है। इस बारे में उन्होंने उस नौकर से पूछा। तब नौकर ने बताया, महामंत्री की एक ही बेटी है जो लंबे समय से बीमार है। उसका इलाज कई वैद्य हकीमों से कराया गया, पर वो ठीक नहीं हुई है। दुनिया की हर दवाई और औषधि उसे दी गई, पर उसकी तबीयत और खराब होते जा रही है। आज तो उसकी हालात इतनी खराब हो गई है कि वह हिल भी नहीं पा रही है। उसका बचना मुश्किल लग रहा है। इन बातों को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया और पूछा क्या उन्होंने महामंत्री की बेटी का इलाज किया है। इस पर राजवैद्य ने कहा, महामंत्री की बेटी को अब बस ख्वाग बूटी से ही बचाया जा सकता है। इसके अलावा उसका इलाज किसी और चीजों से नहीं हो सकता है। लेकिन यह बूटी बहुत मुश्किल से मिलती है। उसे खोजने में कई महीने लग जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा ने वैद्य से पूछा, वो जगह कौन सी है जहां पर यह बूटी मिलती है। तब राजवैद्य ने बताया, नील रत्नागिरी की घाटियों में यह बूटी मिलती है, लेकिन इसे खोजना बहुत मुश्किल है। इसका रास्ता बहुत ही कठिन है। लेकिन राजा इससे डरे नहीं। उन्होंने राजवैद्य से उस बूटी की पहचान पूछी ताकि वो उस पहचान सके। राजवैद्य ने बताया, उस पौधे में आधे नीले और आधे पीले रंग का फूल खिलता है। उसकी पत्तियां लाजवंती नामक पौधे की तरह ही होती है और छूने से वह सिकुड़ जाती है। इतना सुनने के बाद राजा यज्ञ को छोड़कर बूटी लाने के लिए निकल गए। उन्होंने तुरंत दोनों बैतालों को याद किया। बैताल उन्हें लेकर नील रत्नागिरी पहुंचे। राजा यहां से अकेले ही बूटी खोजने के लिए आगे बढ़ गए। तभी उन पर एक शेर ने हमला कर दिया, लेकिन राजा इतने ताकतवर थे कि उन्होंने शेर को मार गिराया। इसके बाद वो और आगे बढ़े। तभी एक बड़े से सांप ने उन्हें खा लिया, लेकिन राजा ने उसके पेट में चाकू मारकर खुद को बचा लिया। बूटी खोजते खोजते शाम हो गई। राजा ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर बूटी को खोजते हैं। रात में उन्होंने सोचा कि काश चंद्रदेव बूटी खोजने में उनकी मदद कर दें। तभी एक चमत्कार हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। राजा ने जब उठकर देखा तो उन्हें वो नीले और पीले रंग का फूल लगा पौधा दिखाई दिया। जब उन्होंने उसकी पत्तियों को छुआ तो वह सिकुड़ गई। राजा को समझ में आ गया कि यह वही बूटी है जिसे वो ढूंढने आए थे। उन्होंने तुरंत उस बूटी को अपने झोले में भर लिया। जैसे ही वह जाने लगे,
तभी चंद्रदेव उनके सामने आ गए और उन्होंने राजा को अमृत दिया। साथ ही कहा कि यह अमृत ही महामंत्री की बेटी को ठीक कर सकता है। चंद्रदेव ने राजा को कहा कि तुम्हारी मदद की भावना देख मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने राजा को यह भी बताया कि अगर वह यज्ञ में आएंगे तो दुनिया के कई भागों में अंधेरा छा जाएगा, इसीलिए वह वहां नहीं आ सकते। इसके बाद उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। इसके बाद राजा तुरंत अपने महामंत्री के घर पहुंचे और अमृत पिलाकर उनकी बेटी को ठीक कर दिया। इसके बाद महामंत्री खुश हो गए और उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहानी समाप्त होते ही 16वीं पुत्री चंद्रजोत 16वीं पुतली चंद्रजोत ने राजा भोज से कहा कि अगर आप में भी राजा विक्रमादित्य की तरह हिम्मत और अपनी प्रजा के लिए प्रेम की भावना है तो ही सिंहासन की ओर आगे बढ़े। यह कहकर चंद्रज्योति वहां से उड़ जाती है और राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं। राजा भोज एक बार फिर सिंहासन की ओर बढ़े और तभी 17वीं पुतली अनुरोधावती वहां आ गई। उसने राजा भोज से कहा कि मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद यह फैसला करना कि आप सिंहासन पर बैठने लायक हो या नहीं। इसके बाद 17वीं पुतली ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य कला प्रेमी भी थे और अच्छे कलाकारों को सम्मानित भी करते थे। वह अपने दरबार में मौजूद योग्य लोगों का भी बहुत सम्मान करते थे। उन्हें चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजा विक्रमादित्य के इस स्वभाव के बारे में जानकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके दरबार पहुंचा। उस युवक को कई शास्त्रों का ज्ञान था और हमेशा खरी बात ही बोलता था। उसका यह स्वभाव अक्सर राजाओं को पसंद नहीं आता था, जिस कारण उसे हर राजा अपने यहाँ नौकरी से निकाल देता था। बार बार नौकरी से निकाले जाने के बाद भी उसने अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ा। उसने अपनी प्रकृति और व्यवहार को बदला नहीं। जब वह राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा तो उस समय वहां संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। वह राजा के आदेश का इंतजार करने लगा। वह दरबार के दरवाजे पर खड़ा होकर संगीत सुन रहा था, जिसे सुनकर वह धीमी आवाज में बोला, दरबार में बैठे हुए लोग ना समझ हैं, इन्हें संगीत की बिल्कुल भी समझ नहीं है। संजीता गलत धुन बजा रहा है, फिर भी कोई उसे रोक नहीं रहा है। उसे बोलते हुए वहां खड़े द्वारपाल ने सुन लिया, जिससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने युवक से कहा, महाराज विक्रमादित्य सच्ची कला के प्रेमी है और वह खुद दरबार में मौजूद है। द्वारपाल की बात सुनकर युवक हंसा और बोला, वह कला प्रेमी हो सकते हैं लेकिन कला पारखी नहीं, क्योंकि संजीते की गलती को वह पकड़ नहीं पा रहे हैं। युवक की बात सुनकर द्वारपाल ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो उसे दंड मिलेगा। इस पर युवक ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो वह हर प्रकार की सजा के लिए तैयार है। इसके बाद द्वारपाल ने युवक के बारे में विस्तार से राजा को बताया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस युवक को दरबार में लाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के सामने भी युवक ने कहा कि किसी एक संजीदे की उंगली पर चोट लगी हुई है, जिस कारण से संगीत में कम है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने अपने संजीदों की अंगुलियों देखने का आदेश दिया। जांच के दौरान सच में एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ मिला। उसने अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी।
यह देखकर राजा ने उस युवक की बहुत प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा और उसे अपने दरबार में नौकर पर रख लिया। युवक ने भी समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय दिया, जिससे राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद दरबार में एक खूबसूरत नर्तकी आई। दरबार में उसके नृत्य का आयोजन किया गया। वह युवक भी दरबार में बैठा हुआ था और नृत्य को गौर से देख रहा था। नर्तकी बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही थी और सभी दरबारी मोहित होकर उसके नृत्य को देख रहे थे। तभी न जाने कहां से एक भावरा आकर उसकी छाती पर बैठ जा। नर्तकी ना तो नृत्य रोक सकती थी और न ही हाथों से भौरे को हटा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से भंगिमाएं बिगड़ जाती। ऐसे में उस नर्तकी ने चतुराई से सांस अंदर की ओर खींची तथा पूरे जोर से भौरे पर छोड़ दी। ऐसा करने में भौरा उड़ गया। हालांकि यह घटना कोई नहीं देख सका, लेकिन उस युवक ने सब कुछ देख लिया। वह नर्तकी की तारीफ करते हुए उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। दरबार में मौजूद लोग कहने लगे कि राजा के होते हुए दरबार में किसी और का इस तरह से इनाम देना राजा का सबसे बड़ा अपमान है। युवक का यह व्यवहार राजा विक्रमादित्य को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने युवक से ऐसा करने के पीछे का कारण बताने को कहा। इस पर युवक ने भौरे वाली सारी घटना राजा को विस्तार से बता दी। उसने कहा कि नर्तकी ने जिस तरह से सुर, लय, ताल और भाव भंगिमा के बीच सामान्य जस रखते हुए जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया, वह इनाम के काबिल है। जब विक्रमादित्य ने नर्तकी से पूछा तो उसने युवक की बातों का समर्थन किया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने नर्तकी और उस युवक की बहुत तारीफ की। अब उनकी नजर में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। अब तो जब भी किसी भी समस्या का हल ढूंढना होता था तो राजा विक्रमादित्य उसकी बातों पर जरूर गौर करते थे। ऐसे ही एक दिन दरबार में चर्चा शुरू हुई कि बुद्धि और संस्कार के बीच क्या संबंध है। दरबारियों का कहना था कि बुद्धि से ही संस्कार आते हैं, लेकिन वह युवक उनकी बातों से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि संस्कार आनुवंशिक होते हैं। जब इस मुद्दे पर एक राय नहीं बनी तो विक्रमादित्य ने इसका एक हल निकाला। राजा ने नगर से दूर जंगल में एक महल बनवाया और उसमें गूंगी और बहरी नौकरानियों को रहने का आदेश दिया। साथ ही 4 नवजात शिशुओं को उन नौकरानियों की देख रेख में रखा गया। इनमें से एक भिक्षु राजा विक्रमादित्य का भी था, जबकि एक महामंत्री का और एक कोतवाल का और एक ब्राह्मण का था। जब 12 वर्ष के बाद चारों बच्चे दरबार में पेश किए गए तो राजा विक्रमादित्य ने बारी बारी से उनसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के बेटे ने कहा, सब कुशल है। वहीं महामंत्री के बेटे ने कहा कि यह संसार नश्वर है। जब आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के बेटे ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और नाम खराब निरपराधी का होता है। ऐसी हालात में कुशलता की सोचना बेकार है। अंत में ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि जब आयु दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाब सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का बेटा निश्चित भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के बेटे ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के बेटे ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के बेटे ने दार्शनिक उत्तर दिए। ये सब कुछ आनुवंशिक संस्कारों के कारण हुआ, जबकि सभी का पालन पोषण एक साथ और एक तरह से हुआ। फिर भी चारों के विचारों में अपने अपने संस्कारों की तरह अंतर था।
इस प्रकार सभी दरबारियों ने मान लिया कि वह बिल्कुल सही है। इतना कहकर 17वीं पुतली वहां से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर इस सोच में पड़ गए कि क्या राजा विक्रमादित्य की तरफ वह भी सच्चे और अच्छे लोगों की परख करने में काबिल नहीं है या है। दोस्तों, इस बार भी राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाते हैं। क्या अगले दिन सिंहासन पर बैठ पाएंगे या नई पुतली नई कोई कहानी सुनाएगी? इसे सुनने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।